वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो आप सभी को पता है कि मैं क्वेश्चन बैंक सीरीज चला रहा हूं। तो प्रथम सीजीएल एग्जाम के जो मेंस का पेपर हुआ था उसका मैं प्रश्न आज लाया हूं। इससे पहले मैंने फर्स्ट सीजीएल का प्री का जो प्रश्न था उसका 3 पार्ट में वीडियो ला चुका हूं। आज फर्स्ट सीजीएल का मेंस का आज शुरू कर रहा हूं। तो आज का वीडियो आप लोग देखिए। फर्स्ट सीजीएल का एग्जाम जो हुआ था मेंस का, अब कब हुआ था ये देख सकते हैं कि ये 2013 में हुई थी और 27 जनवरी को हुआ था फर्स्ट सीजीएल के मेंस का एग्जाम। ठीक है, तो ये अब आइए क्वेश्चन बैंक सीरीज में हम लोग चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि नगर कोझिकोड क्या कहलाता है? तो ये कालीकट कहलाता है। ये कालीकट कहलाता है नगर कोझिकोड। ठीक है, यहाँ पर है बंदरगाह शहर है और ये भारत का है, यहाँ पर केरला वहां पर स्थित है। यहाँ वास्को डी गामा आया था सर्वप्रथम, पुर्तगाली ये थे। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा। और कोझिकोड के बारे में ये और कुछ जानते हैं हम लोग। कोझिकोड को मध्यकाल में कालीकट कहा जाता था और इसे मसालों का शहर भी कहा जाता था मध्यकाल में, क्योंकि यहाँ से मसाला एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा यूरोप में होता था। ठीक है, और यूनेस्को में हाल ही में इस सिटी को इस सिटी ऑफ लिटरेचर या साहित्य का नगर भी कहा गया है। तो देखिए, आप लोग बोलते हैं कि जैसे पुराने प्रश्न है, लेकिन उससे जुड़े कुछ नए फैक्ट्स को भी हम बता रहे हैं। और क्या होता है कि क्वेश्चन बैंक सीरीज देख लेने से एक मनोवैज्ञानिक दबाव कम हो जाता है, जिससे आप अच्छे से तैयारी कर पाते हैं। डर खत्म हो जाता है कि मैंने क्वेश्चन बैंक नहीं देखा है, तो इसलिए आप लोग जरूर देखें। तो आइए अगले प्रश्न में आते हैं। 2 नंबर में राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? तो ये हो जाएगा आप लोग को आनंद मठ से लिया गया हम लोग का राष्ट्रीय गीत। हम लोग का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो वंदे मातरम है। ये किस पुस्तक से उपन्यास से है? आनंद मठ से। आनंद मठ पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1882 में। पहली बार कब वंदे मातरम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। और रहीमतुल्ला सयानी उसके अध्यक्ष थे। और वंदे मातरम को गाने में कुल 65 सेकेंड लगते हैं। ये वीवीआई क्वेश्चन बन जाता है। और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में हम संविधान सभा ने कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को। ये सारे फैक्ट्स आप लोग देख लेंगे इस प्रश्न के। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, किस व्यक्ति का समाधि स्थल विजय घाट है? ठीक है, तो विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। इन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान, और इन्हीं के समय हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। चलिए इनसे और कुछ फैक्ट समझते हैं। और इनमें अन्य 4 ऑप्शन है। भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल कहाँ है? चैत्यभूमि मुंबई में। इंदिरा गांधी का समाधि स्थल कहाँ पर? शक्ति स्थल नई दिल्ली में। लाल बहादुर शास्त्री का आप लोग को बता ही दिए। राजीव गांधी का समाधि स्थल कहाँ है? वीरभूमि है। तो आप अन्य फैक्ट्स को भी याद करेंगे। चलिए 4 नंबर प्रश्न पर आते हैं। प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता किस वर्ष चुने गए थे? तो वो 1929 में चुने गए थे, जैसा कि आप देख सकते हैं। और 1929 के में कांग्रेस का अधिवेशन जो वो किए थे लाहौर में किए थे, और वहां पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ये बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है कि कांग्रेस का जो वो अधिवेशन हुआ था 1929 में, वो कहाँ हुआ था और उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 5 नंबर पर, झांसी की रानी के तौर पे कौन प्रसिद्ध है? तो आप सभी को पता है कि रानी लक्ष्मीबाई प्रसिद्ध है। इनसे जुड़े कुछ फैक्ट्स ये देख लेते हैं। तो झांसी की रानी के तौर पर ये तो प्रसिद्ध है लक्ष्मीबाई। अब देखिए इनका जन्म कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन सबसे आता है। तो वाराणसी में हुआ था। और ये मतलब कि ये शहीद हो गए लड़ते लड़ते। कहाँ शहीद हुए थे? इनको दफनाया गया है, तो ये ग्वालियर में है। ठीक है, और क्या बचपन का नाम क्या है इनका? मणिकर्णिका है। प्यार से इनको मनु या छबीली भी बोला जाता है। और इनका प्रसिद्ध नारा क्या है? मैं अपनी झांसी नहीं दूंगा। साथ ही साथ ये भी फैक्ट आप याद रखेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई हीरोज जो अंग्रेज का सेनापति था अंग्रेज की तरफ से, उससे लड़ी थी। तो ह्यूरोज ने बोला था कि 1857 की क्रांति में ये एक अकेली मर्द है। तो ये भी आप लोग फैक्ट याद रखेंगे। चलिए अगला 6ठा नंबर प्रश्न पे आते हैं। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? तो असहयोग आंदोलन आप सभी को पता होगा कि 1920 में शुरू किया गया था, महात्मा गांधी द्वारा सत्य और अहिंसा पर शुरू किया गया था। आप देख सकते हैं कि जैसे ये गांधी जी के नेतृत्व में 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। और क्यों शुरू किया गया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, उसके विरोध में। रालेट एक्ट आया था, उसके विरोध में। और खिलाफत आंदोलन, इन सभी के विरोध में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। और ये असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ, लेकिन 1922 में एक घटना हो जाती है, चौरी चौरा कांड हो जाता है। उसमें एक थाने में 22 पुलिसकर्मी की जान चली जाती है आंदोलनकारियों द्वारा हिंसक घटना करने से, जिसे गांधी जी क्षुब्ध होकर क्या होते हैं कि जैसे ये असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। तो आप सब याद रख लेंगे। चलिए अगले प्रश्न में है कि भारत में मानचित्र पर समान दाब वाली रेखाएं क्या कहलाती है? तो ये याद रखिएगा आप लोग, आइसो बार है। अब देख सकते हैं यहाँ पर कि समान दाब, जैसे कि ये लाइन्स है
ये सभी लाइंस पर समान दाब है, 100 लिखा हुआ है यहाँ पर भी 100, यहाँ पर 150 प्रेशर यहाँ पर है। तो देख सकते हैं जहां जहां ये लाइन गए उस सभी लाइन पर से दाब 150 का मतलब कि ये समान दाब वाले रेखा सबको दिखाने वाली रेखा है। ठीक है, तो पृथ्वी पर समान दाब दिखाने वाली मतलब मानचित्र पर समान दाब दिखाने वाली रेखाओं को हम लोग क्या कहेंगे, आइसोबार कहेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, मैकमोहन लाइन भारत और किस देश के बीच में है? तो भारत और चीन के बीच में है, ये अरुणाचल प्रदेश के पास है। यहाँ पर देख सकते हैं मैकमोहन लाइन। अब इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हम आप लोग को बताते हैं कि मैकमोहन लाइन मतलब कब खींचा गया था। तो ये 1914 में खींचा गया था शिमला सम्मेलन के तहत, और भारत के विदेश सचिव थे सर हेनरी मैकमोहन, उन्हीं के नाम पर इस लाइन का नाम मैकमोहन लाइन रखा गया। साथ ही ये भारत और तिब्बत के पूर्वी हिमालय क्षेत्र में है, अरुणाचल प्रदेश में है। इसकी लंबाई है 890 किलोमीटर। तो ये सारा फैक्ट्स बहुत वीवीआई है, वर्तमान ट्रेंड के अनुसार ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन बन जाता है। तो आइए आप लोग अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर। आइए 9 नंबर प्रश्न पे आते हैं। सतपुड़ा पर्वत ताप्ती और किस नदी के बीच स्थित है? तो आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर सतपुड़ा रेंज है, तो ये सतपुड़ा रेंज के ऊपर में भी एक नदी है और नीचे में भी एक नदी है। तो सतपुड़ा रेंज के ऊपर में आप लोगों को पड़ जाता है नर्मदा नदी, ऊपर में है आपको नर्मदा नदी और बीच में है सतपुड़ा रेंज, उसके नीचे आपको पड़ जाता है तापी नदी। प्रश्न क्या है यहाँ पर कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला किन दो नदियों के बीच में है? तो तापी और नर्मदा के बीच में है। तो तापी तो ऑप्शन में है ही, तो इसका आप लोग क्या मारिएगा, नर्मदा मारिएगा। अब नर्मदा और तापी के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स आप लोग ध्यान कीजिए। चलिए अब देखिए फैक्ट्स क्या है। सतपुड़ा पर्वत नर्मदा और तापी नदी के बीच में बहता है, ये बता दिए। और ये नर्मदा नदी और तापी दोनों नदी क्या है कि जैसे ये अरब सागर में जाके अपना मुहाना खोलती है, तो पूछता है ये क्वेश्चन। और ये भी तो हो गया, चलिए ठीक है। और ये क्या है कि जैसे नर्मदा नदी जो है, ये नर्मदा नदी ये तापी नदी की जुड़वा नदी कही जाती है उसको, ये भी एक फैक्ट्स है। और ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भ्रंश घाटी क्या होता है, ऐसे देखिए जब हिमालय बन रहा था तो उसी समय टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण क्या होता है कि उसके बीच में दरारें आ जाती है, पहाड़ों के बीच में, उन दरारों के बीच से होकर ये नदियां बहती है। तो पूछता है ये अक्सर क्वेश्चन कि भ्रंश घाटी से बहने वाली कौन सी नदियां भारत की? तो नर्मदा और तापी। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, तो आप लोग अक्सर ये क्वेश्चन में फंस जाते हैं, तो देख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8,850 मीटर है। ये आप देख सकते हैं कि ये नेपाल है, ठीक है, और ये हमारा भारत है, और यहाँ पर ये नेपाल है, और नेपाल के सबसे अंतिम छोर पर उसके बाद यहाँ पर चाइना शुरू हो जाता है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है कि जो माउंट एवरेस्ट है, तो माउंट एवरेस्ट ये देख सकते हैं यहाँ पर है। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 मीटर है इस क्वेश्चन के अनुसार, लेकिन एग्जैक्ट आप लोग को हम बता दे रहे हैं कि माउंट एवरेस्ट की एग्जैक्ट ऊंचाई अभी सैटेलाइट से मेजरमेंट किया गया है, तो 8,848.86 मीटर आया है, ठीक है। और ये क्या है कि जैसे माउंट एवरेस्ट का क्या है कि माउंट एवरेस्ट मतलब एवरेस्ट एक आदमी का नाम था, जॉर्ज एवरेस्ट, ठीक है। ये ब्रिटिश काल में भारत के सर्वेयर थे, इसीलिए इनके नाम पर इनका इस पर्वत का नाम क्या रखा गया, माउंट एवरेस्ट। अब देखिए इसका अन्य नाम भी है। नेपाल के लोग माउंट एवरेस्ट को सागर माथा या आकाश की देवी कहते हैं, ठीक है। तिब्बती लोग इसको चोमोलुंगमा बोलते हैं, मतलब विश्व की पवित्र माता। और प्रारंभिक सर्वेक्षण इसको न शिखर 15 भी बोला करते थे। तो आप अन्य फैक्ट्स भी याद रखेंगे, ठीक है, जो वर्तमान ट्रेंड के अनुसार बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, तलचर कोयला की खान कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। अब उड़ीसा में है तो इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स वगैरह है, तो ये हम देख लेते हैं। तो ये उड़ीसा के अंगुल जिले में है, और यहाँ पर कोयला का भंडार है। पूछता है अक्सर ये क्वेश्चन कि तलचर कैसे के लिए है? तो कोयला के लिए। और ये किस नदी के किनारे है? ये ब्राह्मणी नदी के किनारे, याद रखिएगा आप लोग। चलिए तो अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 12 नंबर प्रश्न पर देखिए। 12 नंबर प्रश्न है कि उस प्रथम ग्रह का नाम बताए जिसके बारे में बताया गया कि वहां पर 2 बार सूर्योदय होता है। तो नासा ने एक खोज की है ग्रह की, नए ग्रह की, जहां पर 2 बार सूर्योदय और 2 बार सूर्यास्त होता है। तो उसका नाम है केपलर 16b, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर ये प्लेनेट है, तो यहाँ पर कैसे 2 बार, एक ये सूर्य है, एक ये सूर्य है, ठीक है ना। तो वहां पर 2 बार सूर्योदय और 2 बार सूर्यास्त होता है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 13 नंबर प्रश्न में, जनजाति संथाल किस राज्य से है नहीं गुजर है? तो देखिए संथाल जनजाति कौन कौन से राज्य में है और किस राज्य में नहीं है, तो आइए हम आपको बताते हैं। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो ऑप्शन आंसर होगा, एक्सप्लेनेशन से आप लोग आसानी से समझ जाइएगा। तो देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में क्या है कि पूर्वी राज्य झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में और बिहार में, मतलब उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल इस सब में है, और असम में संथाल जनजाति नहीं है। अब संथाल जनजाति जो है इन लोग के ना
अपना लैंग्वेज अलग है, उस लैंग्वेज का नाम ही है संथाली। आप लोग याद रखिएगा, संथाली क्या है कि इन लोगों का लैंग्वेज है, ठीक है। और इन लोगों का प्रमुख त्योहार सरहुल है, आप लोग याद रखिएगा। और इनका जो संथाली भाषा है ना, वो उसका अलग लिपि है, उसका नाम है ओल चिकी लिपि, ठीक है। तो आप ये भी याद रखिएगा कि इन लोगों का लिपि क्या है, तो ओल चिकी लिपि है। और संथाल विद्रोह भी आप लोगों को पता होगा, ये 1855 से 1856 के बीच में चला था। इसमें 4 भाई थे, 4 मुर्मू भाई थे, सिंधु, कान्हू, चांद, भैरव, और 2 जुड़वा बहनें भी इसमें भाग ली थी। उसका नाम था फूलो और झानो। ये आप याद रखिएगा, संथाल विद्रोह जो हुआ था उसके तहत कौन कौन से नेतृत्व किए थे। तो ये आप सारे फैक्ट्स याद रख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न 14 पर आते हैं। भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ पर है? समुद्र तट रेखा की लंबाई नहीं पूछी गई है, नहीं तो आप लोग गुजरात मार देते हैं। समुद्र तट पूछा है, मतलब बीच कहाँ पर सबसे बड़ा, तो ये आपको तमिलनाडु में पड़ता है। तमिलनाडु के चेन्नई में मरीना बीच है, ठीक है। तो आप लोग ये याद कर लीजिएगा, इसमें कुछ खास फैक्ट्स नहीं है, ठीक है। ये मरीना बीच है, सबसे विशालतम समुद्र तट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। 15 नंबर प्रश्न पर ये, झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? तो झारखंड के उत्तर में अपना बिहार है, और ये इसके नीचे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं झारखंड है। तो ये हो गया झारखंड हो गया। झारखंड के उत्तर में क्या है, वो बिहार है, ठीक है, जैसा कि आप सबको पता ही होगा। तो आइए दोस्तों अगले प्रश्न पे आते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा गया पतन कौन सा है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम समुद्र के तट पर सबसे अंदर स्थित पतन है। आप देख सकते हैं कि समुद्र यहाँ पर, समुद्र तट यहाँ पर है, तो ये बंदरगाह अंदर तक है। और ये आप लोगों को पता है कि जैसे विशाखापत्तनम बंदरगाह डॉल्फिन नोज पहाड़ी के किनारे पीछे स्थित है। तो ये सब क्वेश्चन बहुत वीवीआई बन जाता है, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसका फैक्ट्स वगैरह कुछ खास नहीं है। यहाँ पर सबसे पुराना शिपयार्ड है पूर्वी तट का, भारत के पूर्वी तट जो है ये भारत का, यह पूर्वी तट रहता है, यहाँ पर सबसे पुराना शिपयार्ड है, और यह एकमात्र प्राकृतिक बंदरगाह है। ये आप देख लीजिएगा विशाखापत्तनम पूर्वी तट का। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। दिल्ली से कलकत्ता जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम क्या है? ठीक है, तो पहले इसका नाम था राजमार्ग 2, NH2 था, लेकिन अब इसका नाम बदल के कर दिया गया है NH19, ठीक है। तो आप लोग ये भी ध्यान कर लीजिएगा, कोई खास क्वेश्चन नहीं है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स वगैरह को हम देखते हैं। केसर क्या है कि फूलों के बीच से निकाला जाता है, और फूल में मिलनी जो इसका जो स्टिग्मा होता है ना, वर्तिकाग्र से इसको प्राप्त किया जाता है। फूल के यहाँ पर देख सकते हैं, इसको तोड़ा जाता है, बहुत ही महंगा होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये केसर का उत्पादन मुख्यतः कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में होता है। और पुष्प के किस भाग से निकाला जाता है? तो स्टिग्मा से। ये क्वेश्चन कितना बार पूछा जा चुका है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, 19 नंबर प्रश्न पे। रबी की फसल की कटाई कौन से मौसम में की जाती है? भले ही आसान प्रश्न है, लेकिन आप इससे जुड़े फैक्ट्स को तो समझिएगा तो वर्तमान समय में काम आएगा, ठीक है। रबी की फसल आप लोग को पता है कि गेहूं, चना, मटर, सरसों, जौ, मतलब गेहूं ध्यान रख लीजिए, और गेहूं के टाइम में जो जो बोया जाता है उस सबको आप रबी फसल में डाल सकते हैं, खासकर हमारे बिहार वाले क्षेत्र में। तो आइए हम देखते हैं रबी की फसल क्या है कि जैसे ये मार्च से अप्रैल में कटाया जाता है, और बोया कब जाता है? अक्टूबर से नवंबर में। और इसमें कौन कौन से प्रमुख फसल है? गेहूं, सरसों, चना, मटर, ये सब ध्यान कर लीजिएगा। अच्छा बताइए, इस टाइम तीसी भी रोपा जाता है कि नहीं? तो वो भी इसी में हो जाएगा। इस टाइम सरसों भी रोपा जाता है, सरसों तो इसमें हो ही गया आप लोग के लिए। आलू भी इस टाइम रोपा जाता है, तो सभी इसी में आ जाएगा। जो इस टाइम में रोपा जाता है सभी फसल को आप इसमें डाल सकते हैं। तो रबी की फसल की कटाई कौन से मौसम में की जाती है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? मार्च हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न 20 नंबर में आते हैं। बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र क्या है, कौन है? देखिए बिहार में जो इस्पात संयंत्र है वो 2000 ईस्वी से पहले वाला पूछ दिया है। ये टिस्को इसका आंसर होगा, ये टाटा है, ठीक है। तो ये बिहार के विभाजन 2000 से पहले की बात क्वेश्चन पूछ दिया, तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिस्को मारना पड़ेगा। लेकिन टिस्को द्वारा बिहार में एक प्लांट स्थापित किया गया है गया जिला में, जिसका नाम है श्याम स्टील। अक्सर आप लोग के आसपास जो रॉड छड़ बिकता होगा उस पर लिखा हुआ देखते होंगे आप लोग कि श्याम स्टील लिखा हुआ है। तो ये टाटा का ही क्या है कि जैसे मतलब कि इकाई है। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं, 21 नंबर प्रश्न पे। नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो नाभिकीय शक्ति केंद्र देखिए कि इस तरह का होता है। ये परमाणु बम की जगह पर न बना के उसको नियंत्रित चेन रिएक्शन करके हम लोग उससे शक्ति का उत्पादन करते हैं। तो ये नरौरा कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। और इसमें जो और कुछ हम फैक्ट्स वगैरह इसका देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये नरौरा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गंगा नदी के किनारे तट पर स्थित है। तारापुर महाराष्ट्र में है। ये भी एक परमाणु रिएक्टर है, नाभिकीय परमाणु विद्युत शक्ति केंद्र है। तो ये भारत में पहला
नाभिकीय शक्ति केंद्र पूछेगा तो तारापुर मारिएगा आप लोग, वो महाराष्ट्र में है। चलिए, कुंडनकुलम ये तमिलनाडु में है, रावतभाटा कोटा राजस्थान में है, और कैगा कर्नाटक में है। ये सब क्वेश्चन बीबीआई बन जाता है। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 22वां प्रश्न देखिए, कोयले में कार्बन की मात्रा किसमें अधिक होती है? तो आप सभी को पता होगा जैसा कि कोयला कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार के होता है। इसमें कार्बन की मात्रा के अनुसार कोयला 4 प्रकार के होता है। तो चारों कोयला में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है वो पहले हम देखेंगे, फिर खुद आप बोल दीजिएगा कि जैसे किसमें कार्बन की मात्रा सर्वाधिक है। तो देखिए, इसमें जो एंथ्रासाइट है, सबसे काला कोयला जो यहाँ पर है, इसमें कार्बन का परसेंटाइल सबसे ज्यादा होता है, 94 से 96% तक होता है। तो क्वेश्चन ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो हम लोग का यही आंसर हो जाएगा, एंथ्रासाइट हो जाएगा, है कि नहीं। तो एंथ्रासाइट में यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर कार्बन की घटती मात्रा के अनुसार कोयला के प्रकार, तो एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। आप इसका ट्रिक भी याद कर सकते हैं, ए बी लिपी। ए बी लिपि मतलब ए मतलब एंथ्रासाइट, बी मतलब बिटुमिनस, ली मतलब लिग्नाइट, पी से पीटी, पी से पीट। तो ए बी लिपि आप इसका ट्रिक याद कर लीजिएगा। और 94%, 78%, 60%, 50%। तो सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला पीट होता है और सबसे अच्छा क्वालिटी का कोयला एंथ्रासाइट होता है। ठीक है, तो आप लोग ये सब फैक्ट्स वगैरह ध्यान कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 23 नंबर प्रश्न पर। नदियों द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको ना एल्यूवल मिट्टी कहते हैं, और इसको हिंदी में बोला जाता है जलोढ़। ठीक है, तो आप लोग इसका फैक्ट्स वगैरह भी देखिए कि यहाँ पर है क्या है कि जैसे नदियों द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है उसको क्या कहते हैं? एल्यूवियल कहते हैं, इसको जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं, और इसको सिल्ट भी बोला जाता है। आप अन्य नाम भी याद रखिएगा। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार के होते हैं, एक खादर एक बांगर। नई जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं और पुराने जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं, जबकि नई जलोढ़ मृदा जो खादर होती है वो ज्यादा उपजाऊ होती है बांगर के अपेक्षा। तो आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर नदियां द्वारा मिट्टी यहाँ पर लाई गई है, ये जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 24 नंबर प्रश्न देखिए। 24 नंबर प्रश्न है कि चीन की संसद को क्या कहते हैं हम लोग? तो नेशनल पीपुल कांग्रेस कहते हैं। ठीक है, ये चीन की संसद का आप चित्र यहाँ पर देख सकते हैं, और इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स आइए हम लोग देखते हैं। फैक्ट ये है कि इसका कि चीन की संसद को हम लोग नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा संसदीय निकाय है, इसका ये फैक्ट आप देख लीजिए। और इसमें केवल एक ही सदन है। जैसे भारत में कितने सदन है? लोकसभा और राज्यसभा, 2 सदन है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही सदन है चीन में। तो ये फैक्ट देख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू किस समय प्रधानमंत्री थे? 84 में, 1984, 1964, 1974, 1954 में। तो ये क्या है कि आप ऑप्शन के तहत आप समझिए कि जैसे कब मारिएगा आप लोग। तो यहाँ पर देखिए इसका फैक्ट्स पहले समझिए। ये 15 अगस्त 1947 को पदभार ग्रहण करते हैं भारत के राष्ट्रपति का। उस समय से लगातार ये 1964 तक रहते हैं। तो बोल रहे हैं कि किस समय तक प्रधानमंत्री थे? इस समय तक मतलब लास्ट कब तक थे? तो वो 1964 तक थे। ठीक है, और 16 साल 286 दिन तक ये रहे थे भारत के प्रधानमंत्री। और स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू है। तो दोस्तों, भले ही ये प्रश्न वर्तमान ट्रेंड के अनुसार नहीं है, लेकिन मैं कोशिश किया हूं कि इससे कुछ फैक्ट्स जोड़कर वर्तमान ट्रेंड के अनुसार इस क्वेश्चन को समझाने का। आप लोग जरूर इस वीडियो को देखिए, क्योंकि क्वेश्चन बैंक सीरीज देख लेने से आप लोग का जो मनोवैज्ञानिक दबाव है वो घट जाएगा। उसके बाद आप लोग पढ़िएगा तो पता चलेगा कि हम किस दिशा में पढ़ रहे हैं। तो 2013 में जो फर्स्ट सीजीएल का मेंस का एग्जाम हुआ था, उसका 25 प्रश्न मैं आज करा दिया हूं। तो अगले वीडियो में फिर मैं लाऊंगा, कोशिश करूंगा कि उसमें ही पूरा कर देने के लिए। तो आप लोग जरूर इसको देखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।